Hello everyone, welcome to UPSC Vidyalaya. Myself is Shalin Pratap Singh and today we'll be discussing how to approach civil services examination. So first of all, let me give you brief idea about myself. I have done my BTech from NIT Jaipur. I was working in a private sector before I ventured into civil services preparation. I went through multiple processes, mains, interviews multiple times, and then I joined esteemed preparation organization, Shri Rams and an academy, and now I am associated with the UPSC Vidyalaya team. So I'll be taking your orientation class, how to approach CSE. ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025-26 जो भी अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए आज हम एक बहुत ही, देखिए मार्केट में तो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओगे यू विल गेट लॉट ऑफ टॉपर्स टॉक्स विच आर गिविंग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज अबाउट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को कैसे हमें अप्रोच करना है, क्या माइंडसेट रहना है, क्या चीज़ें हैं. सो इट्स ओके, यू कैन हैव इट्स गुड टू हैव multiple option, multiple strategies in our democracy, right? So I think from the UPSC Vidyalaya team also we need to give one simplified strategy जो कि हमारे बच्चों को, जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, उनको समझ में आए बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में कि कैसे हमें इस प्रिपरेशन को अप्रोच करना है. क्योंकि ये देखिए, ये जो एग्जाम है ये पूरा ईयर लॉन्ग है. अगर आप देखो तो एग्जामिनेशन प्रोसेस ही पूरा एक साल चलता है. अब प्रीलिम्स आपका देखिए होता है मई में, ठीक है, मेंस आपका होता है करीबन सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, फिर आपका रिजल्ट आता है और इंटरव्यू आपका शुरू होता है फेब मार्च अप्रैल, आपका मई में रिजल्ट आता है, ठीक है. आप देखो 12 मंथ्स का टोटल एग्जामिनेशन प्रोसेस है, ठीक है. और प्रिपरेशन में कितना भी कितने भी टॉपर्स आए जाए, वो कितना भी बोले कि मैंने 4 महीने में प्रिपरेशन किया, लेकिन अगर आप रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी देखो तो सिविल सर्विसेज कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन नीड्स एटलीस्ट 1 to 1.5 years. इट डिपेंड्स ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कि एक साल अगर एक अच्छा कैपेबल स्टूडेंट है जो जल्दी ग्रास्प करता है, देखिए सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज होती है, एवरीबडी इज यूनिक इन देयर ओन सेल्फ. सो 1 साल से 1.5 साल आप मान सकते हो कि पूरी प्रिपरेशन में जाती है और 1 साल एग्जामिनेशन प्रोसेस में, राइट. तो 2.5 साल अगर आप फर्स्ट सोचते हो कि मुझे प्रिपरेशन करना है तो आपके 2.5 साल इंपॉर्टेंट ईयर, आपका जो 20 to 30 ईयर के बीच का इंपॉर्टेंट 2.5 साल आपके उड़ जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस माइंडसेट से, किस वैल्यू सिस्टम से जाओ जब आप सीएसई को अप्रोच करो. ऐसा नहीं कि जस्ट आपने देखा कि यहाँ पावर प्रेस्टीज है, एक इन्फ्लुएंस है, इसके वजह से जाओ. नहीं, आप क्यों जा रहे हो, it is very important why you are going for the civil services. First you need to have that clarity of mind before choosing for any goal for that matter, right? So अभी हम स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, राइट. राइट, सो अभी हम देखेंगे कि माइंडसेट क्या चाहिए, राइट. फर्स्ट, जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आप जब अप्रोच करो, माइंडसेट क्या चाहिए. देखिए, अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि मुझे पावर चाहिए, राइट, मुझे इन्फ्लुएंस चाहिए, राइट, मैं ही सर्वे सर्वा होने वाला हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट. सो ये माइंडसेट बहुत ही, आई वुड से, फॉल्सिफाइड माइंडसेट है टू गो इनटू सिविल सर्विसेज. सी, आप नहीं हो, करीबन 6 से 7 हज़ार आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स भी बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन स्टेट सिविल सर्विसेज, जो कि एक नेशन बिल्डिंग में, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, नेशन बिल्डिंग में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए जाते हैं, जो काम करते हैं, राइट. सो असली गोल आपका होना चाहिए सिविल सर्विसेज. अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि मुझे पावर मिलेगी, मुझे प्रेस्टीज मिलेगी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं करप्शन करके मैं ढेर सारा एम्पायर बिल्डिंग करूंगा. ब्यूरोक्रेसी इज नोन फॉर द एम्पायर बिल्डिंग, राइट. एक नेगेटिव कॉनोटेशन है कि आप फाइल को ऐसे ही रखोगे, जहां जिसको हित करना है वहां नहीं करोगे, आप अपना इन्फ्लुएंस दिखाओगे. तो वो माइंडसेट से जा रहे हो तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इतने अकाउंटेबिलिटी एंड इतने ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट सिस्टम होने वाली है, इतनी इफिशियंसी पे फोकस हो रहा है कि फिर आप कहीं ना कहीं आप फंसोगे. तो वो एक सही तरीका नहीं है. अगर आप उस माइंडसेट से जा रहे हो तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन आपके लिए नहीं है, ठीक है. अगर आप सही माइंडसेट, जो सही माइंडसेट में माइंडसेट, व्हाट आई से इज द राइट माइंडसेट इज कि आप जा रहे हो
टू बी अ पार्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। मैं जा रहा हूं अपने देश में एक छोटा सा, आई एम गोइंग टू बी अ कॉग इन द व्हील, सिस्टम इज वेरी बिग, राइट। मैं एक व्हील कॉक की तरह एक पूरे व्हील में काम करूंगा, जहां मुझे एक पोस्टिंग मिलेगी, जहां मुझे जो भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसको मैं जस्टिस दूंगा, उसको मैं फेयरनेस और जस्ट तरीके से उसको मैं कार्यरत करूंगा, उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, पॉलिसी मिलती है, बहुत सारे पॉलिसी है, जैसे किसान सम्मान निधि है, पीआरआई से रिलेटेड बहुत सारी पॉलिसीज है, इवन पंचायती राज डेवलपमेंट आपको करना है, आप ही के थ्रू फंड्स जाते हैं, राइट। क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं विलेज लेवल पे, क्या प्लानिंग हो रही है कि नहीं, आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज के बारे में पढ़ते हो। आप कभी सोचना कि 1992 से उसके प्रोविजंस हैं, क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, राइट। सो आप अगर वहां बन करके क्या उसको आप इंप्लीमेंट करने के लिए क्या आपका कदम है, आप क्या पीपल या ग्रास रूट प्लानिंग में पीपल लोगों को जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग हैं पंचायत में, उनके साथ बैठ करके आप क्या प्लानिंग कराते हो कि हाँ आपके गांव में क्या चीज़ है, क्या यूनिक अपॉर्चुनिटीज है, क्या इको टूरिज्म भी पॉसिबल है कि नहीं आपके गांव में, राइट। ये सारी चीजें आप क्या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको इतनी प्रिपरेशन करके आप जाते हो, ये सारी चीजें चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हो। सो आपको इंडिया को डेवलप कराने में, इंडिया को एक सोशियो इकोनॉमिक वहां के लोगों को अपलिफ्ट कराने में आपको एक कंट्रीब्यूशन, यू आर गोइंग टू बी द चेंज मेकर इन दैट प्लेस। और ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है वहां, सारी अपॉर्चुनिटीज चाहे बी इट इन एजुकेशन, हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर जगह आपको अपना बेस्ट देना है। एंड फॉर दैट यू नीड टू बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिविल सर्वेंट। सो इफ यू आर आइंग टू बी द चेंज मेकर एंड डोंट जस्ट अज्यूम कि मैं ही चेंज मेकर होऊंगा। बहुत लोग हैं, इवन पीपल आर वर्किंग इन द एनजीओज एंड द सिविल सोसाइटीज, प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इतने सारे लोगों को जॉब दे रहे हैं, राइट, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो चेंज मेकर। सो आप भी एक बस जरिया हो, ठीक है, ये एक माध्यम है। दिस इज सिविल सर्विसेज इज जस्ट अ मीडियम, मीन्स एंड एंड, हमेशा याद रखना। तो सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इज जस्ट अ मीन्स टू एंड। क्या है एंड? है वेलफेयर ऑफ नेशन। हमें अपने देश का भला करना है, ठीक है। देश में रहते हैं लोग, लोगों का भला करना है, वहां की जगहों का भला करना है, जो देश के लिए हो पाए वो हमें भला करना है। तो सिविल सर्विसेज एक जस्ट मीन्स है, ठीक है, एक मीडियम है। बहुत सारे मीडियम है, प्राइवेट सेक्टर भी मीडियम है, सिविल सोसाइटी भी मीडियम है, इवन सेलिब्रिटीज बनते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। अमिताभ बच्चन इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेनी टूरिज्म, स्टेट टूरिज्म जो कि वहां प्रमोट करते हैं, या जो भी। तो बहुत सारे तरीके से आप जस्ट डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इसलिए माइंडसेट ये रखना है कि सिविल सर्विस, अब देखो कई सारे लोग सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन को इतना ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं दैट इट गोज it just runs into their head and it becomes so overwhelming in their preparation कि ultimately जब वो नहीं होता तो they just feel कि I've lost everything in my life, right? I've given my 5 years, 4 years of preparation, 6 years of my preparation and I've lost everything, right? ये आपको इतना सर पे preparation को नहीं चढ़ाना है. Just take it as an take it as an exercise, take it as a preparation journey. जो आपको अभी गोल है, आपको गोल क्या है? हमें एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, कुछ नहीं करना। अभी मेरा गोल है कि एग्जाम के लिए मेरा क्या प्लान होना है, क्या स्ट्रेटजी होनी है, उस गोल पे बस फोकस करो। आई हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, ठीक है। बाद में सिस्टम कैसा है क्या नहीं है, प्रिपरेशन के दौरान जो भी है चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। सो इसको बहुत ज्यादा सर पे चढ़ाना नहीं है प्रिपरेशन को, ठीक है। मे बी ये आपके लिमिटेड सीट्स होती है, मे बी आपके लिए ये रहे, मे बी आप एक्सेल करो, और मे बी क्या पता लाइफ में इससे भी बड़े आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओ, यहां की प्रिपरेशन से लर्न करके, राइट। सो इट्स जस्ट यू हैव टू टेक इट एज एन एग्जामिनेशन। सो दिस हैज टू बी योर माइंडसेट। माइंडसेट पार्ट इज डन। गोल क्या है आपका? टू क्लियर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। और इससे भी अभी रिसेंट में आपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके थे, संजीव सान्याल नाम है उनका शायद, राइट। सो ही वाज गिविंग अ पॉडकास्ट, सो ही टोल्ड कि एक्चुअली अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, human resources are getting wasted into civil services preparation, जहां लोग 6-7 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो अपने जो पीक टाइम होता है कैरियर का, दे आर वेस्टिंग इनटू द सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, विच शुड नॉट बी द केस। उनको आप ले आकर के किसी तरफ चैनलाइज करो। तो आपको गोल क्या रखना है उसको आप रिलेट करो। गोल मुझे 1 से 2 अटेम्प्ट में
अपने सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब मैं किसी का अगेंस्ट नहीं हूं कि कोई 4 अटेम्प्ट में कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट इज देयर वेल, लेकिन आप अगर जब फॉर द बिगिनर्स अगर आप जा रहे हो तो आपका माइंडसेट इस गोल से जाओगे कि मुझे एक अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि दैट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, उसी में आप पूरी एनर्जी लगा दो, दैट इज द बेस्ट अटेम्प्ट आई थिंक जिसमें मैक्सिमम लोगों का आजकल हो रहा है, राइट। सो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है, ये आप गोल के साथ एज अ बिगिनर आपको एंट्री होना है, और इसलिए वैसी आपको स्ट्रैटेजी और क्या होनी चाहिए दैट विल लुक इनटू, राइट। वैल्यूज क्या होनी चाहिए आपको, ठीक है। वैल्यूज देखो बहुत सिंपल सा वैल्यू है, लोग फॉलो नहीं करते प्रिपरेशन में, तभी इतने टाइम भी लगते हैं और मे बी लोगों को भी बाद में रियलाइज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। देखिए हार्ड वर्क सब करते हैं बट कंसिस्टेंट रहना, और आप यही नहीं फॉर द सिविल सर्विसेज गोल, यू नो फॉर नॉट ओनली सिविल सर्विसेज गोल, आप ओलंपिक्स है, ठीक है, सिविल सर्विसेज तो हर साल कंडक्ट होता है, ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है, राइट, 4 साल में, और वहां तो 193 कंट्रीज हैं, जितने भी वर्ल्ड के कंट्रीज हैं सब पार्टिसिपेट लेते हैं, राइट। रनिंग के हो गया या रिले हो गया, राइट। सो 4 साल में एक बार एग्जामिनेशन होता है, बट अगेन वो भी एक गोल है, किसी के लिए एथलीट के लिए गोल है, या आप कोई भी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या कहीं भी आपको पहुंचना है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो पहला चीज तो है कि कंसिस्टेंट प्रिपरेशन। अगर आपकी 2.5 साल की प्रिपरेशन है या 2 साल की प्रिपरेशन है तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। हाँ, इट माइट वैरी कि किसी दिन आप 2 घंटे पढ़ो, किसी दिन 8 घंटे पढ़ो, लेकिन एवरेज टाइम लाइन आपको 6 to 8 आवर्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मुझे कंसिस्टेंट रहना है। 1-2 दिन आप ब्रेक ले सकते हो बीच में, दैट विल डिस्कस इट लेटर, बट पहला वैल्यूज हो गया कंसिस्टेंसी। दूसरा वर्ड हो गया डिलीजेंस, दैट इज हार्ड वर्क। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और हार्ड वर्क आपको गोल को फोकस रख के रखना है। हार्ड वर्क इफ एट ऑल डन इन अ डिस्क्रीट डायरेक्शन, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इट डज नॉट ब्रिंग्स यू द फ्रूट, राइट। सो फोकस्ड हार्ड वर्क हमें रखना है। सो ये हार्ड वर्क जो मैं ये कहता हूं वो हमेशा एक कॉन्टेक्स्ट में होता है, फोकस्ड हार्ड वर्क, कि आपकी डायरेक्शनैलिटी आपको हमेशा, यू हैव टू चेक योर डायरेक्शनैलिटी कि वो सही है कि नहीं, मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं कि नहीं, एवरी नाउ एंड देन यू हैव टू चेक इट, राइट। सो ये हो गया। तीसरा आपको ये हो गया कि देखिए ये एग्जामिनेशन है, आई थिंक दिस इज द एग्जामिनेशन which is of the doing service to public, right. It involves, when you get into the system, when you get into civil services, it involves lot of public interaction, ठीक है। सिविल सेवा की जॉब है तो पब्लिक इंटरेक्शन रहेगी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, राइट, आपको प्रिपरेशन में नीड्स मोर ऑफ सेक्लूजन, एक एसेटिक की लाइफ आपको जीनी पड़ेगी, है ना। सो ये एक इसको आप कह दो ऑक्सीमोरॉन है या जो भी कह लो, राइट, कि प्रिपरेशन में आपको काफ़ी सेक्लूजन अपने फ्रेंड से थोड़ा कट करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से भी थोड़ा कट करना पड़ता है। आप एक नॉर्मल जॉब करने वाली लाइफ तो नहीं जी सकते कि हाँ सबसे बात भी कर रहे हैं सबको सब, तो उस केस में अपना मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को एक प्रिपरेशन में एक गोल की तरफ रखना और उसमें डी स्ट्रेस करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट थर्ड वैल्यू आ जाती है, ठीक है। सो पहला हमने वैल्यू की बात की थी, कंसिस्टेंसी, फोकस्ड हार्ड वर्क एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और एक और हार्ड वर्क है जिसमें कंसिस्टेंसी में डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। सो मैं हमेशा कहता हूं डिसिप्लिन, मोटिवेशन के लिए आप कभी मत जाओ। देखो एक समझाता हूं, मोटिवेशन एंड मोरल में बहुत सिंपल फर्क होता है। मोटिवेशन इज शॉर्ट टर्म, मोरल इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। सो अपना मोरल हाई रखो कि हाँ मुझे एग्जाम प्रिपेयर करना है। मे बी कई बार टेस्ट में एग्जाम आपके नंबर कम आएंगे, मे बी आपके चीजें कभी अप्स एंड लोज आपको फील होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बट मोरल आपको हाई रखना है। एक स्ट्रेस को मैनेज करना आपको आना चाहिए। मोटिवेशन के लिए हमेशा मत देखना आप, रादर देन कल्टिवेट द डिसिप्लिन, ठीक है, कि मुझे इतना पढ़ना ही है, इतने बजे उठना ही है, ये चीज आपको बहुत करना है। जब आपका डिसिप्लिन आ जाएगा ना लाइफ में, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आर्मी में होता है
उनसे आप पूछते हो कि आज मुझे फाइट करना जाना, आज आज मेरा मोटिवेशन कम लग रहा है या कल मेरा मोटिवेशन हाई है? नहीं, डिसिप्लिन है, फाइट करना है तो करना है, दैट इज देयर गोल, राइट? सो कल्टिवेट डिसिप्लिन ऑलवेज, यू नो। सो डिसिप्लिन इज, ये बहुत ओवररेटेड है। यूट्यूब के वजह से, टॉपर्स के वीडियो आने से लोग मोटिवेशन के लिए यूट्यूब में जाते हैं और ये सब, आई थिंक एक बार जाओगे 10 मिनट के लिए, यू नो, अपलिफ्ट होगे, फिर से डाउन लिफ्ट होगे, तो कितनी बार जाओगे, है ना? सो रादर देन डू इट, डू दिस, ओके? सो ये सारी वैल्यूज है, आई थिंक प्रिपरेशन के लिए इट इज नीडेड, राइट? सो अभी हम 3 पार्ट पे आ चुके हैं, माइंडसेट, गोल, वैल्यू सिस्टम एंड इंप्लीमेंटेशन। अब आते हैं मेनली इंप्लीमेंटेशन, दैट इज द स्ट्रैटेजी पार्ट, हाउ टू अप्रोच द सिविल सर्विसेज, व्हाट शुड बी आवर स्ट्रैटेजी, राइट? ओके, सो इंप्लीमेंटेशन, कैसे आपको सिविल सेवा में अप्रोच करना है, ठीक है? ठीक है, पहला चीज तो देखिए, कभी आप बिगिनर हो, मान लो आपने ग्रेजुएट किया है, आपने जस्ट ग्रेजुएशन पास किया है, कई लोग हो सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में है, मैं भी था प्राइवेट सेक्टर में, 3 साल काम किया था, देन आई नो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था सिविल सर्विसेज। व्हेन यू कम फर्स्ट टाइम, सो एक मेरा भी एक्सपीरियंस है और प्लस जो भी और बच्चों से मैंने सीखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, कोई टेलर मेड, कोई वैसा बुकिश टाइप की नॉलेज नहीं दूंगा। आपको कैसे अप्रोच करना है, सिंपल सा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अभी तो बहुत सारे स्ट्रैटेजी टॉपर्स के हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 50 लोगों को देखो, यू नो, एक दो जिनको भी आपको सेंसिबल लगे आप उनका फॉलो करो, ठीक है? 50 लोगों के पीछे आप नहीं जाना, ठीक है? सो सिलेबस आप उठाओ, सिविल सर्विसेज मेंस का जो सिलेबस है, ठीक है? प्रीलिम्स में तो बहुत ही कॉन्साइज फॉर्मेट में है तो आपको समझ में नहीं आएगा, मेंस का काफी इलैबोरेट इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, सो उससे आपको पूरा आइडिया मिल जाता है। तो मेंस का सिलेबस उठाओ, GS1, GS2, GS3, GS4, यू नो, देयर इज ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, एंड देन ऐसे में भी टॉपिक्स कैसे आता है, तो वो आपको सब यू नो बताएंगे। तो सिलेबस एक बार देख लो, फिर क्या करो, ज्यादा नहीं, अभी 2023 का पेपर हुआ है, राइट? आई थिंक 2024 का पेपर हुआ है, 24 का मेंस अभी जस्ट हुआ है, 23 का पेपर ले लो और 22 का पेपर ले लो, 3 साल या 4 साल का भी पेपर ले लो, राइट? सो वो सारे आपको यूपीएससी पे मिल जाएंगे, वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे। सो आप अब GS1 का आप सिलेबस उठा लो, ठीक है? ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, ठीक है, GS1 में, ठीक है? सोशियोलॉजी है, ठीक है? अब आप और आप पेपर देखो, ठीक है? लास्ट 3 साल के पेपर देख लो। आप पहले वर्ड बाय वर्ड सिलेबस में देख लो कि अच्छा ज्योग्राफी में क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है, ओशन करंट्स हैं, एयर सिस्टम्स हैं, एयर मासेस हैं, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं। फिर आप क्वेश्चंस देखो उनसे रिलेटेड क्या है पिछले 4 साल में, आप उनको रिलेट करो कि यूपीएससी आपको पहला जो अप्रोच जाएगा माइंड में कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। अभी तक तो आपने यूनिवर्सिटी में, मान लो आप ह्यूमैनिटीज में हो गए तो यूनिवर्सिटीज का पेपर देखा होगा, बट यूपीएससी कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो वो आपका पहला इंप्रेशन जाएगा कि कैसे मुझे अप्रोच करना है। फिर उसमें देखो कि यही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिक्स, उसके साथ अभी रिसेंट को भी बहुत सारी चीजें यू नो इन्होंने रिलेट कर दिया है, ठीक है? तो प्लेट टेक्टोनिक्स में शिफ्टिंग कैसे हुई, उसका क्या यू नो इंप्लीकेशन रहा है हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, राइट? तो ये आपको जो उसमें जो सब पार्ट्स है ना, तो सिलेबस और जब आप PYQs को जब 3 से 4 साल को मिलाओगे तो आपको टॉपिक्स मिलेंगे, ठीक है? कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है और कैसे सिलेबस से रिलेटेड है और सिलेबस से कितना दूर जाकर के टॉपिक्स पूछा जाता है और उसके बीच में भी सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब यूपीएससी 3-4 पार्ट में क्वेश्चन पूछती है, राइट? जैसे अब मान लो GS2 पेपर है, आपको आ गया कि व्हाट इज ई गवर्नेंस, राइट? ई गवर्नेंस की डेफिनेशन पूछो आप, उसमें लिखा हुआ है सिलेबस में ई गवर्नेंस, आपने डेफिनेशन प्रोवाइड किया। अब यूपीएससी ने बोला कि हाउ ई गवर्नेंस हैज बीन हेल्पिंग, हाउ द आईसीटी इन यू नो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग इन रिफॉर्मिंग द गवर्नेंस सिस्टम और हेल्पिंग इन फाइटिंग द करप्शन, राइट? तो अभी आपने करप्शन तो एक
अलग से देखा होगा टॉपिक, लेकिन यूपीएससी ने को रिलेट कर दिया करप्शन को और आईसीटी को और ई गवर्नेंस को, राइट। तो ये आपको जो अप्रोच है ना वो आपको समझ में मतलब एटलीस्ट आपको लगेगा कि हाँ इसके साथ में मुझे जो है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है। कोई भी एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की इंटरमिंगलिंग हो सकती है और उसको हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है उसको कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड व्यू के साथ पढ़ना है, ठीक है। सो ये अप्रोच आपको बहुत जानना जरूरी है और वो तभी आएगा। कोई आपको कोचिंग क्या करता है, कोई भी कोचिंग होती है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी कोचिंग, बट एनी कोचिंग व्हाट इट डज, एक टॉपिक उठाती है ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस से क्या क्या एग्जाम्पल है, कहां कहां सिस्टम में है, ठीक है, क्या है बेनिफिट्स है, क्या कौन सा है, इतने ही डिस्कस करेंगे, राइट। क्योंकि उनका भी दायरा है, 8-9 महीने में उनको भी कोर्स पढ़ाने हैं, राइट। लेकिन इट इज यू, right, self study is must, right, nobody can negate, coaching only helps you in the guidance, right। एक आपको आप इनिशियल होते हो तो आपके गाइडेंस, एक सही गाइडेंस में कोचिंग हेल्प करती है, बट इट इज अल्टीमेटली यू who are going to prepare for yourself. You have unique mind, you have your unique way of grasping things, you have unique way of strategizing things. So वो आपको अपना टेलर मेड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपको खुद बनाना पड़ेगा और वो सबसे बेस्ट होता है आप सिलेबस को पकड़ो जो यूपीएससी ने खुद दिया है, क्वेश्चन पेपर जो यूपीएससी खुद बनाता है उससे थोड़ा आइडिया लो, यू विल गेट एन फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि मुझे कैसे टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे सब कैटेगराइजेशन करना है टॉपिक्स में, राइट। दूसरा है कभी भी प्रिपरेशन इंटीग्रेशन, कभी भी प्रिपरेशन किसी से भी आप नहीं सुनना कि मुझे प्रीलिम्स का मैं पहले प्रिपेयर कर लेता हूं, मेंस का मैं बाद में करूंगा, नहीं। प्रिपरेशन हैज ऑलवेज, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। सो मेंस का काफी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। तो मेंस में अगर आप देखोगे तो मेंस का अगर आप देखोगे इनका सिलेबस उठाकर तो GS1, GS2, GS3 एंड GS4, ठीक है। अब आप देखो इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, ठीक है। इसमें है आपका पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है एंड सोशल जस्टिस है, मतलब प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। GS3 में इकोनॉमी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, रिसेंट टेक्नोलॉजीज, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। इसमें एथिक्स हो गया, ठीक है, वैल्यूज और गवर्नेंस रिलेटेड हो गया, करप्शन हो गया, केस स्टडीज हो गए, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको पूरा इसमें अब कोई टॉपिक बचता ही नहीं है, पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखो तो यूपीएससी कंसर्न्स विद और इसके साथ करंट अफेयर्स इंटीग्रेटेड होता है, राइट। करंट अफेयर्स है तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी वर्ल्ड के आगे, टेक्नोलॉजी में भी क्या वर्ल्ड में क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, एआई इज अ वर्ल्ड वाइड फेनोमेना, राइट। सो सारा कुछ इसमें इंटीग्रेटेड। ज्योग्राफी में यूनिवर्स से भी रिलेटेड पूछ देते हैं। अब जूनो में, अगर जुपिटर में एक जूनो एयरक्राफ्ट नासा के द्वारा भेजा गया था, उसका वर्ल्ड के लिए हमारा इंप्लीकेशन क्या है, ये भी क्वेश्चन आया था 2019 में। तो आप सोच सकते हो ब्रह्मांड में एवरीथिंग अंडर द सन, वेयर एवर द सन कैन गो इज अंडर द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो अगर आप इसको आप अप्रोच में रख करके और जो बुलेट वाइज जो यूपीएससी ने दिया हुआ है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करते हो, दैट इज द वे टू गो फॉर द सिविल सर्विसेज। आपको इधर उधर इतने सारे मार्केट में पीडीएफ आ रहे हैं, टेलीग्राम पे, ये प्लेटफॉर्म पे, कितना पीडीएफ पढ़ोगे आप, है ना। सो ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन में यू डोंट हैव टू लिव इन दोज काइंड ऑफ एरा। बेसिक बुक्स आप कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो, इफ यू कमेंट बिलो, विल प्रोवाइड यू द बुक लिस्ट ऑल्सो फॉर द नेक्स्ट सेशन, कि क्या सिंपलिस्टिक और इंपॉर्टेंट बुक्स हमें हर टॉपिक के लिए रखनी है, हर एक सब्जेक्ट्स के लिए, दैट ऑल्सो विल गिव यू, ओके। सो ये तो हम हो गया इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में आपको प्लान रखना है, ठीक है। सो मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन हमेशा रखनी है 3 महीने पहले। जैसे आपने प्रिपरेशन मान लो जनवरी फेब में शुरू की, ठीक है। जनवरी में आप अभी जैसे अक्टूबर चल रहा है तो आप मान लीजिए 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो 25 के लिए तो अभी आपके लिए बहुत कम टाइम बचा है क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला है, राइट। सो यू हैव हार्डली 5 मंथ्स उधर, 2 मंथ्स इधर, 7 मंथ्स बिफोर, तो 7 मंथ्स। तो मैं तो ये कहता हूँ मिनिमम 1 ईयर आपको चाहिए
नो मई का, अगर मई में एग्जामिनेशन हो तो उससे पहले 1 साल या 1.5 साल रहे तो इट्स सफिशिएंट, ठीक है। सो उसके लिए तो ऑलरेडी जो हमारा ओरिएंटेशन है, जो बच्चे ऑलरेडी 26 के लिए हैं या 25 में भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोग के लिए भी जो हेल्पफुल हो जाए मेरी स्ट्रैटेजी में से, तो आपको स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करना है आपको बेसिक बुक से। कौन कौन सी बुक्स हैं वो हम आपको बताएंगे, और कौन से सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना है वो भी अभी मैं नेक्स्ट बताने वाला हूं। सो प्रिपरेशन आपको मेंस ओरिएंटेड करनी है, मेंस के सिलेबस से फोकस करके करना है, एंड प्रीलिम्स को जस्ट, क्योंकि आपने नॉलेज ऑलरेडी गेन कर लिया, जब आपने 1 साल पढ़ाई कर ली मेंस का, आपने पूरा अच्छा खासा नॉलेज गेन कर लिया, इवन थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, कंटेंट 2-3 बार रिवाइज भी कर लिया, एंड देन आपने प्रीलिम्स में जस्ट 3 महीने पहले थोड़ा डेटा वाइज आपने फोकस कर लिया, क्योंकि आपने एक आर्टिकुलेशन वाइज एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअल फॉर्मेशन आपने कर लिया है 1 साल के प्रिपरेशन में। प्रीलिम्स में क्या है, आपके पास सारे आंसर्स हैं। प्रीलिम्स में देखो बहुत लोग डरते हैं क्या है, लेकिन प्रीलिम्स में आप देखो 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों ऑप्शन तो आंसर तो आपके सामने ही है। सो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज मोर ऑफ रिकॉग्निशन एग्जामिनेशन, आपको रिकॉग्नाइज करना है, आंसर तो आपके सामने पड़ा हुआ है, राइट। सो आपकी कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग कितनी अच्छी है, कितनी क्लैरिटी है, उसमें से आपको प्रीलिम्स तो 3 महीने, 2 से 3 महीने का आप प्रीलिम्स को अच्छे से दो, टेस्ट सीरीज लगाओ, सो आई थिंक वो हो जाता है अगर आप मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हो। एंड देन implementation, okay, so yes, so integrated preparation होनी चाहिए। I always say have a plan, ठीक है। अभी आपने जैसे स्टार्ट किया पॉलिटी, ठीक है, अब पहला आपने पॉलिटी उठाया लक्ष्मीकांत, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 11th क्लास की उठाई, ठीक है। अब देखो लॉन्ग टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान। डिजास्टर मैनेजमेंट आप पढ़ोगे तो हमेशा प्लान को ना 2 वे में कैटेगराइज होता है हमेशा भी। तो लॉन्ग टर्म में क्या, आपने अपने रीडिंग स्पीड के हिसाब से, अब जैसे मेरा क्या है, मैं बहुत धीमे स्पीड में पढ़ता हूं, लेकिन जो मेरी ग्रास्पिंग पावर ठीक है क्योंकि धीमे पढ़ता हूं। कई लोग, जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत तेज स्पीड में पढ़ता है, तो 3 दिन में वो किताब खत्म कर सकता है, बट उसकी रिटेंशन बहुत ही पुअर है। सो सबका अपना अपना तरीका है पढ़ने का, ठीक है। सो आपका क्या, आप फेवर करते हो? मैं फेवर करता हूं मैं स्लो पढ़ना, मैं 15 दिन में वही किताब खत्म करूंगा, और 2 या 3 बार की रिविजन में मेरा काम हो जाता है, उसको 4 बार रिवाइज करना पड़ता है। सो एवरीबडी हैज टू हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म, तो मेरे हिसाब से तो मैं रखूंगा कि भाई मेरे को 20 दिन में मेरी पॉलिटी की बुक खत्म होगी, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। अब उसमें ये मैंने लॉन्ग टर्म कर लिया, फिर अगले मैंने 15 दिन के लिए रखी एनवायरमेंट, ठीक है। तो 2-3 महीने का मैंने एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया, ठीक है, मुझे ये सब्जेक्ट करना है। इससे क्या है, आपने एक डायरेक्शन सेट कर लिया अपने लिए, ठीक है। आपने एक डायरेक्शन सेट कर लिया, सीएससी यहाँ है, अभी मैं यहाँ पे हूँ, अभी मैं पॉलिटिक्स से स्टार्ट किया हूँ, फिर एनवायरमेंट है, तो यू हैव क्लियर्ड योर डायरेक्शन, ठीक है। अब उसमें आपको छोटा छोटा प्लान कट करके उसको शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लान इज, इट कुड बी लाइक 7 days प्लान, 10 days प्लान, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको अपना शॉर्ट टर्म प्लान करना है कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, 8 घंटे पढ़ूंगा, एक दिन मैं बीच में गैप भी ले लूंगा, या एक दिन की मेरी पढ़ाई अगर कॉम्प्रोमाइज हुई तो मैं भी अगले दिन मैं कॉम्पनसेट कर लूंगा। तो शॉर्ट टर्म प्लान भी बहुत होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्लान बना करके अगर मैं कर लूं, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, तो फिर वो आप लॉन्ग टर्म प्लान पे पहुंचोगे ही नहीं, है ना। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट, टू हैव अ प्लान इन योर प्रिपरेशन। देखो आप यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सी अभी आप देखोगे, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्लान कर रहे हैं 2047 के लिए, सो देयर इज अ प्लान, राइट। अभी एक्स यूके प्राइम मिनिस्टर आए थे एनडीटीवी कॉन्क्लेव पे, सो ही टोल्ड, सी दिस प्राइम मिनिस्टर हैज प्लान फॉर एवरीथिंग, right. In politics we often do not have plan for anything, so he has plan for how to have a digital transformation, how to have a national infrastructure pipeline, ठीक है। 2030 तक हमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है, तो एक डेवलप करने के लिए एक कंट्री को, और आप भी जाओगे उसी प्लान का पार्ट बनोगे, आप भी गवर्नमेंट के सिस्टम का पार्ट बनोगे, आप भी एक प्लान का पार्ट बनोगे, राइट। सो आपको भी प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन वही तो करनी है। पॉलिसी में पहली चीज क्या होती है, प्लानिंग होती है, फिर इंप्लीमेंटेशन आता है, तो प्लानिंग तो आपको करना ही है। तो सो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन, राइट, स्टार्ट फ्रॉम योर प्रिपरेशन। तो वो आपको, जब आप सर्विस में जाओगे आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा प्लान करना, है ना, क्योंकि आपने पूरे 1.5 साल 2 साल उस प्लान को बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया। मैं नहीं कह रहा हूं पूरा फुल प्रूफ प्लान होता है, प्लान थोड़ा बहुत होता है, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट इट कीप्स यू मूविंग इन अ डायरेक्शन, ठीक है। किसी दिन प्लान कंप्लीट होता है, नहीं होता है, बट प्लान को स्टिक करना
वो आपको डायरेक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, वो आपको धीरे धीरे यहां पहुंचाता है, ठीक है, गोल पे आपके, ठीक है। सो करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे, वो इंटीग्रेटेड होता है, पूरे सिलेबस में चिपका होता है ना। आपको समझ में नहीं आएगा कि करंट अफेयर्स से कौन सा एग्जाम, अभी अभी एक को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन वैसे यूपीएससी इन जनरल पूछती नहीं, इस साल पूछा था। अभी पब्लिक एग्जामिनेशन बिल क्लियर हुआ था, बहुत सारे पब्लिक एग्जामिनेशन जो भी नीट वीट का लीकेज वगैरह हुआ था, तो गवर्नमेंट पास दैट पब्लिक एग्जामिनेशन बिल। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या थे वो भी डायरेक्ट आया था क्वेश्चन, और वेदर इट कवर्स द यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर एंड द स्टेट एग्जाम पेपर और नॉट, वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे करप्शन क्या है, करप्शन इंडिया में बहुत सारे एफर्ट हुए हैं बट इट हैज नॉट बीन एबल टू सॉल्व द बट इट इज स्टिल रैम्पेंट इन द गवर्नमेंट सिस्टम। सो अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बिल या बिनामी बिनामी प्रॉपर्टीज एक्ट जो आया था, हाउ इट जो भी इनके अमेंडमेंट हुए हैं, हाउ इट चेंजेस, हाउ इट सीम्स टू, हाउ इट एम्स टू टैकल द करप्शन। तो ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, आपने करप्शन को पहले वो स्टैटिक पार्ट आ गया, अभी रिसेंट में अगर अमेंडमेंट हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो अमेंडमेंट कैसे करप्शन को टैकल करेगा, राइट। सो वो आपको बताना है और उसमें क्या रिफॉर्म्स सजेस्ट कर सकते हो। तो ऐसे इंटीग्रेटेड होता है करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल सारी कोचिंग्स के करंट अफेयर्स मैगजीन्स आते हैं। मैं ये कहूंगा फॉर द बिगिनर्स स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्योंकि वो जो आपको क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल बिल्डिंग ऑफ माइंड आपको जो प्रोवाइड करती है, नो मैगजीन वुड डू दैट, सो ज्यादा आपको टाइम नहीं देना है, 1 घंटे, जस्ट 1 to 1.5 hour इन द बिगिनिंग, ठीक है। सीए में आपको 1 से 1.5 घंटे का बस आपको टाइम देना है स्टार्टिंग में। आपको पेपर में भी बहुत सारी डिफिकल्टी आएगी समझने में, बट यू हैव टू कीप ऑन रीडिंग इट, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ही धीरे धीरे आपको 2-3 महीने 4 महीने में आपको पेपर समझ में आने लगेगा। जैसे जैसे आप फिर साथ में सिलेबस का आप पार्ट कंप्लीट करोगे तो आपको टर्म्स और ये सब सारे जो फ्रेजेस हैं, टर्म्स हैं, आपको समझ में आने लगेंगे। तो पेपर इज अ गुड, और एडिटोरियल को आपको सबसे ज्यादा टाइम देना है। सो अगर आप कमेंट करते हो हमारे सेक्शन में, तो विल ऑल्सो ट्राई टू मेक अ वीडियो कि हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, क्या क्या कैसे अप्रोच करना है न्यूज़पेपर में, क्या क्या पॉइंट उसको सिलेबस से कैसे लिंक करना है, विल ऑल्सो टेल यू दैट, ओके, मे बी इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। सो इफ यू वांट टू मेक मी वीडियो ऑन दैट, विल डू दैट ऑल्सो। सो करंट अफेयर्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का पार्ट है, ठीक है, न्यूज़पेपर, ठीक है। बाकी आपको देखो, आप न्यूज़पेपर पढ़ो, कंसोलिडेट करने के लिए आपको मंथली करंट अफेयर्स, एक कोई भी रिनोड कोचिंग का आप मैगजीन उठा लो, यू विल कंसोलिडेशन के लिए। अब वैसे आप डेली पढ़ो, कंसोलिडेशन के लिए जस्ट pick any magazine of any coaching and you will consolidate that preparation, that current affairs for that month, ठीक है। ये हो गया। फिर नोट मेकिंग का एक आता है कि सर प्रिपरेशन में नोट मेकिंग क्या कैसे करें। मैं ये कहूंगा फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट मेकिंग मत करना। whenever you are going to the first reading of the syllabus, first reading of the books, never do note making, क्योंकि उसमें आपको सब इंपॉर्टेंट लगेगा और you will end up writing होल बुक ओनली, उसमें आप 60% 70% आप लिखोगे और बाकी आप सारी फिर आपको लगेगा इतना सारा नोट्स बना लिया, आप कैसे पढ़ूं मैं। रिवीजन इज अगेन वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। सो नोट मेकिंग फर्स्ट में कभी मत करना, सेकंड में यू कैन गो फॉर इट, थर्ड में आई थिंक दैट इज द मोस्ट थिंग, क्योंकि थर्ड में क्या होता है कि अगर कोई भी टॉपिक है, जैसे अकाउंटेबिलिटी में मैकेनिज्म है, राइट, आरटीआई है, तो थर्ड में आपको ये चीज समझ में आएगा कि मेरे को एक पेज में गोल क्या है आरटीआई का, ठीक है, प्रोविजंस क्या है, ठीक है, 4-5 लाइन के प्रोविजन लिखोगे, उसके इंप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज क्या है, ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। आप एक पेज में आपने पूरा नोट्स को समराइज कर दिया। ऐसे आप आरटीआई पे पढ़ने जाओगे तो आपको करीबन 10 पेज आप फिर भी आपको लगेगा कि कम है। और यूपीएससी आपको उतना राइटिंग का आपका राइटिंग का आपको स्पेस देती नहीं है। 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगी, उसमें 2 पेज देगी, उसी में किसी तरह आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो स्पेस टाइम मैनेजमेंट तो था ही एक, वर्ड मैनेजमेंट था ही एक, अब एक स्पेस मैनेजमेंट भी चैलेंज है ना। सो ये तीनों चैलेंजेस का आपको यूपीएससी में ध्यान रखना है, इसलिए नोट मेकिंग का ये
फंडा है, ठीक है। सो इम्प्लीमेंटेशन में हमने सारा इस पार्ट देखा। टाइम फ्रेम आपको बता दिया ऑलरेडी, 1 से 1.5 साल का प्रिपरेशन आपको बिफोर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको लेकर के चलना है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। लोगों को बहुत क्वेश्चन होता है कि सर पीटी पर्सनालिटी टेस्ट भी एग्जामिनेशन का पार्ट है ना, उसको भी कैसे करें। तो आई वुड से कि देखो पीटी में, एक मिनट, पीटी कहां था, ओके पर्सनालिटी टेस्ट, देखो इसके बारे में अभी कुछ ज्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, बट मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन में ये भी आता है, ठीक है। देखो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन से आप नॉलेज एनहांस कर रहे हो, नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है, जो इंटरव्यू पार्ट होता है। तो नॉलेज इसको आप लिख लो एक, ठीक है। सो नॉलेज लिख लिया। दूसरा मैं कहता हूं इसका जो पार्ट है डिलीवरेंस। तीसरा है आई थिंक ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। दो ही वैल्यूज बहुत काम की आएंगी, बाकी सारी वैल्यूज है तो बहुत वेल एंड गुड। और चौथा है एटिकेट। अब इसको मैं डिवाइड करता हूं कितने कितने, अब ये मेरा आंकलन है, ठीक है। 40% आप इसको वेटेज दे सकते हो, 40% आप इसको वेटेज दे सकते हो, 10% आप इसको दे दो और 10% इसको दे दो, ठीक है। देखो नॉलेज, मैं ये नहीं कहता हूं सब कुछ नॉलेज है कि आपने पूरा जवाब दे दिया तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे, नहीं, आप कैसे डिलीवर करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट योर कम्युनिकेशन स्किल, चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, टू द पॉइंट बोलना, क्रिस्प बोलना, कंसाइज बोलना, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, राइट। कि कितना सवाल पूछा गया है, कितना मुझे जवाब देना है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। सो डिलीवरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट टू प्रायोरिटाइज, दैट ऑल्सो कम इनटू डिलीवरेंस की 5-6 पॉइंट तो मिल रहे हैं, लेकिन मुझे पहले कौन सा बोलना है, राइट। सो ऑनेस्टी, आपको नॉलेज कम है, ठीक है, 2-3-4 सवाल आपको नहीं भी आते, बट यू आर ऑनेस्ट इनफ टू टेल सर आई डोंट नो बट आई लर्न, सो यू विल गेट पॉइंट्स फॉर दैट। एंड एटिकेट, have some, because you are going to be future officers who is going to represent the country at some platform at the global stage, so little bit of etiquette is okay, बाकी तो फ्यूचर में आपको सिखाते ही हैं। So I think overall ये मैंने ओवरऑल हाउ टू अप्रोच द सिविल सर्विसेज बहुत शॉर्ट में जितना मैं कर पाया वो कर पाया, आई हैव ट्राई टू डू इट। अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, हाउ टू सेलेक्ट बुक्स, विच बुक्स टू फॉलो, जो भी आपको लगता है प्लीज राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड विल ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन दैट थिंग, ओके। सो हैव अ गुड टाइम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।